स्वागत है। हिंदी में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ऑडियो प्रोग्राम्स को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें यूपीएससी हिंदी ऑडियो। नमस्कार। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बहुत अहम पहलू की गहराई में उतरेंगे। आज का विषय है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन और हम खास तौर पर पुर्तगालियों पर ध्यान देंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एपिसोड 3 लेसन 3 कमिंग ऑफ यूरोपियंस। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये यूरोपीय लोग और उनमें भी सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए क्यों, कौन से रास्ते पकड़े उन्होंने और उस वक्त यूरोप में ऐसा क्या चल रहा था जिसने उन्हें इतने लंबे मुश्किल समुद्री सफ़र के लिए प्रेरित किया। तो चलिए इन वजहों और इस सफ़र की परतों को खोलते हैं। ये यकीनन काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। बातचीत शुरू करते हैं उस दौर से। तो ये जो विवरण है ये बताता है कि 15वीं से 19वीं शताब्दी के बीच का ये समय था जब यूरोपीय लोग भारत की तरफ आ रहे थे। पहला सवाल तो यही है कि ये पश्चिम के लोग पूर्व की ओर क्यों आ रहे थे और इतिहास में इसे इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। बिल्कुल। और देखिए, इसे समझने के लिए ना हमें उस वक्त के यूरोप को देखना होगा। जो जानकारी हमारे पास है वो ये बताती है कि 15वीं-16वीं शताब्दी का यूरोप तकनीकी तौर पर काफी आगे बढ़ रहा था। खासकर अब देखें तो कृषि में और निर्माण में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में नए नए तरीके आ रहे थे। और इसी दौर में यूरोप में वो पुनर्जागरण, जिसे रेनेसां कहते हैं, उसकी भी एक तरह से शुरुआत हो चुकी थी। इसने सोच को, कला को, सबको एक नई दिशा दी। इसके मुकाबले, जैसा कि ये सामग्री इशारा करती है, भारत उस समय तकनीकी रूप से शायद उतना आगे नहीं था और सामाजिक तौर पर भी कुछ हद तक पुरानी व्यवस्थाओं में जकड़ा हुआ था। और हाँ, एक और बहुत बड़ा बदलाव यूरोप में आ रहा था, वो था आर्थिक। हम कह सकते हैं कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्म था और जो पुरानी सामंती व्यवस्था थी वो ढलान पर थी। हाँ, ये समझना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि इसी आर्थिक बदलाव ने यूरोप को अपनी सीमाओं से बाहर देखने पर मजबूर किया, नए मौके तलाशने के लिए। ये जो शब्द हैं पूंजीवाद और सामंतवाद, ये बार बार आते हैं। क्या हम इन्हें थोड़ा सा और समझ सकते हैं? मतलब जैसा इस सामग्री में बताया गया है, उस समय के हिसाब से इनका क्या अर्थ था? जरूर जरूर। देखिए, सामग्री के हिसाब से पूंजीवाद का मतलब सीधा सा है, पूंजी यानी पैसा, संपत्ति, वेल्थ, उसको अहमियत देना। इस सिस्टम में क्या होता है कि उत्पादन के जो साधन हैं, जैसे जमीन हो गई, फैक्ट्री, मशीनें, इन पर किसी एक व्यक्ति का या किसी ग्रुप का निजी हक होता है और उनका मेन मकसद होता है मुनाफा कमाना, बाजार में टिके रहना, दूसरों से आगे निकलना। तो ये सोच यूरोप में धीरे धीरे बहुत मजबूत हो रही थी। अच्छा। और दूसरी तरफ थी सामंती व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम। ये ज्यादातर गांव और जमीन पर आधारित थी। इसमें एक जमींदार होता था, लैंडलॉर्ड। वो अपनी जमीन का एक टुकड़ा, जिसे फ्यूड कहा गया है, किसी सामंत को, मतलब फ्यूडल लॉर्ड को, कुछ शर्तों पर या उसकी सेवाओं के बदले देता था। फिर वो सामंत उस जमीन पर किसानों से खेती करवाता था। और जैसा हमें पता चलता है, इस सिस्टम में किसान की हालत अक्सर बहुत खराब रहती थी। वो कर्ज में डूबा रहता था और लगभग जमींदार या सामंत की गुलामी करने को मजबूर था। लेकिन फिर क्या हुआ? जैसे जैसे खेती की तकनीक थोड़ी बेहतर हुई, व्यापार बढ़ा, किसानों के हाथ में थोड़ा पैसा आने लगा, तो ये पुरानी सामंती पकड़ ढीली पड़ने लगी। और इसी खाली जगह को आप कह सकते हैं पूंजीवादी सोच और सिस्टम ने भरना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप में जो ये नई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बन रही थी, उसे चलने के लिए, बढ़ने के लिए दो चीजों की बहुत जरूरत थी। एक तो अपने कारखानों के लिए कच्चा माल, राइट? बिल्कुल। और दूसरा, उन कारखानों में जो माल बन रहा है उसे बेचने के लिए नए बाजार। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, एकदम सही। और यहीं से, इसी जरूरत से नए रास्तों की, नए बाजारों की तलाश शुरू होती है। अच्छा, तो फिर पुराने रास्ते क्यों नहीं, जो पहले से थे? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है और सामग्री इस पर काफी रोशनी डालती है। देखिए, बात ये थी कि सदियों से यूरोप का जो पूर्व के साथ व्यापार होता था ना, उस पर इटली के शहरों का, खासकर वेनिस और जिनेवा, इनका लगभग एकाधिकार था, मोनोपोली थी। व्यापार के दो मेन रास्ते थे उस वक्त। एक जाता था फारस की खाड़ी से, फिर इराक और तुर्की होते हुए भूमध्य सागर तक। वहां से इतालवी जहाज माल यूरोप ले जाते थे। ओके। दूसरा रास्ता था लाल सागर से मिस्र के सिकंदरिया बंदरगाह तक, और फिर वहां से भूमध्य सागर के जरिए इटली और बाकी यूरोप। अब इन दोनों ही अहम रास्तों पर इतालवी व्यापारियों की पकड़ बहुत मजबूत थी। तो नतीजा ये था कि पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, जैसे पुर्तगाल है, स्पेन है, जो अटलांटिक तट पर थे,
अगर उन्हें पूरब से मसाले चाहिए, रेशम चाहिए या कुछ और कीमती सामान चाहिए, तो उन्हें इटली के व्यापारियों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अच्छा, मतलब बिचौलियों पर। हाँ, बिल्कुल। और जाहिर है ये इतालवी बिचौलिए भारी मुनाफा कमाते थे। तो ये निर्भरता पुर्तगाल जैसे देशों को बहुत ज्यादा खल रही थी। वो इस इतालवी पकड़ से आजाद होना चाहते थे। और इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई जिसने हालात बिल्कुल बदल दिए। साल था 1453। उस्मानिया सल्तनत, ऑटोमन एम्पायर, उसने कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मोड़ था इतिहास में। बिल्कुल। ये शहर यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर था। विवरण में इसे एशिया माइनर का हिस्सा कहा गया। अब इस कब्जे से हुआ ये कि जो जमीन और समुद्र के पुराने रास्ते थे उन पर तुर्कों का कंट्रोल हो गया। और तुर्कों ने इन रास्तों से जो भी माल गुजरता था उस पर भारी टैक्स लगा दिए। तो इससे पश्चिमी यूरोप के देशों के लिए भारत और इंडोनेशिया, जिसे सामग्री में मसाला द्वीप या ईस्ट इंडीज कहा गया है, वहां से व्यापार करना और भी मुश्किल हो गया और महंगा भी। अच्छा, तो मतलब एक तरफ तो इटली वालों की मोनोपोली और दूसरी तरफ ये तुर्कों का बढ़ता हुआ कंट्रोल और टैक्स। हाँ, इन दोनों चीजों ने मिलकर पश्चिमी यूरोप के देशों को, खासकर अटलांटिक वाले, उनको एक बिल्कुल नया रास्ता खोजने पर मजबूर कर दिया। एक समुद्री रास्ता जो इन सब से अलग हो। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जिसका जिक्र हमारी सामग्री में भी है कि इस नई राह की तलाश में पुर्तगाली ही सबसे आगे क्यों रहे? स्पेन क्यों नहीं, या फ्रांस, इंग्लैंड? पुर्तगाल ही क्यों? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और इसके पीछे ना कई वजह एक साथ काम कर रही थी, जैसा हमें इस विवरण से पता चलता है। पहली और शायद सबसे बड़ी वजह थी पुर्तगाल और उसके पड़ोसी स्पेन के राजाओं की दिलचस्पी और उनका सपोर्ट। यानी सरकारी समर्थन मिला। बिल्कुल, सरकारी समर्थन बहुत अहम था। दूसरी वजह थी उस वक्त यूरोप में जो तकनीकी विकास हो रहा था, जिसका हमने जिक्र किया था। बेहतर और मजबूत जहाज बन रहे थे, जैसे कैरेविल नाम के जहाज थे। वो तेज चलते थे और लंबी समुद्री यात्राओं के लिए ज्यादा अच्छे थे। छपाई की मशीन आ गई थी, तो ज्ञान, नक्शे, यात्राओं के किस्से, ये सब तेजी से फैल रहे थे। अच्छा, समुद्री नक्शे पहले से ज्यादा सटीक बन रहे थे। दिशा बताने वाला यंत्र, कंपास, उसका इस्तेमाल बढ़ गया था। और साथ ही तोप और बारूद जैसे नए हथियार भी आ गए थे, जो समुद्री ताकत बढ़ाने और रास्ते में आने वाले खतरों से निपटने में मदद करते थे। पुर्तगालियों ने इन तकनीकों को जल्दी अपनाया। तीसरी बात, मार्को पोलो जैसे यात्री कई दशक पहले ही यूरोप लौटकर पूर्व के देशों की, खासकर चीन और भारत के आसपास के इलाकों की बेहिसाब दौलत और शान शौकत की किस्से सुना चुके थे। इन कहानियों ने यूरोप के लोगों के मन में पूर्व को लेकर एक तरह का जादू पैदा कर दिया था और जबरदस्त लालच भी। मतलब एक खिंचाव था पूर्व के तरफ। बिल्कुल। और चौथी वजह यह थी कि जमीन के रास्ते तो हमेशा लड़ाई झगड़े का डर रहता था, और पुराने समुद्री रास्ते, जैसा हमने देखा, इटली और तुर्कों के कंट्रोल में थे। तो एक ही रास्ता बचा था व्यावहारिक रूप से कि अटलांटिक महासागर में उतरा जाए, अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाया जाए और एक लंबा ही सही पर आजाद समुद्री रास्ता खोजा जाए। और इसी कोशिश में फिर वो नाम आता है जिसे हम सब जानते हैं, वास्को डी गामा। हाँ, वास्को डी गामा वो सबसे कामयाब रहा, बिल्कुल, लेकिन वो पहला नहीं था जिसने कोशिश की। सामग्री बताती है कि उससे पहले 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज नाम का एक और पुर्तगाली नाविक अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी कोने तक पहुंच गया था। उसने उस जगह का नाम रखा था केप ऑफ स्टॉर्म्स, मतलब तूफानों का अंतरीप, क्योंकि वहां उसे बड़े भयंकर तूफान मिले थे। लेकिन पुर्तगाल के राजा ने उसका नाम बदल दिया, केप ऑफ गुड होप, यानी आशा अंतरीप, क्योंकि यहां तक पहुंचने से भारत तक समुद्री रास्ते से जाने की उम्मीद जग गई थी। अच्छा, आशा अंतरीप। हाँ, और इसके करीब 10 साल बाद 1497-98 में वास्को डी गामा इसी रास्ते पर आगे बढ़ा। उसने केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया, हिंद महासागर में आया और फिर कुछ स्थानीय गाइड नाविकों की मदद से आखिरकार मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट, जो आज का कोझिकोड है, वहां पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात हुई उस इलाके के स्थानीय हिंदू राजा से, जिसे जमोरिन की उपाधि मिली हुई थी। और यहां एक बहुत जरूरी बात है जो हमें साफ करनी चाहिए, और हमारी सामग्री भी इस पर जोर देती है। इसे अक्सर भारत की खोज कह दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। बिल्कुल। भारत कोई खोई हुई जगह थोड़ी थी। भारत तो हजारों साल पुरानी एक महान सभ्यता थी। उसका यूरोप और दुनिया के बाकी हिस्सों से व्यापार और संपर्क पहले से था।
वास्को डी गामा ने असल में यूरोप से भारत पहुंचने के लिए एक नया पूरी तरह से समुद्री रास्ता खोजा था। सही। एक ऐसा रास्ता जो अफ्रीका का चक्कर लगाकर आता था और जो पुराने रास्तों पर इटली और तुर्कों के कंट्रोल से आजाद था। बस ये थी उसकी खोज। तो ये थी वो महत्वपूर्ण यात्रा। अब सवाल ये कि इसका नतीजा क्या निकला? क्या ये जो इतना जोखिम उठाया गया ये उतना फायदेमंद साबित हुआ जितनी पुर्तगालियों ने उम्मीद की थी? नतीजा तो उम्मीद से कहीं ज्यादा, आप कह सकते हैं धमाकेदार था। सामग्री के अनुसार वास्को डी गामा जब कालीकट से मसाले, जड़ी बूटियां और दूसरा सामान लेकर 1499 में वापस लिस्बन पहुंचा तो उसे अपनी पूरी यात्रा का खर्चा निकालने के बाद भी करीब 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। 60 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, 60 गुना। ये आंकड़ा इतना बड़ा था कि इसने पूरे यूरोप में जैसे आग लगा दी। हर कोई सोचने लगा कि भाई भारत से सीधा व्यापार करना है। इस एक यात्रा की सफलता ने पुर्तगाल को रातों रात यूरोप की बड़ी ताकतों की लाइन में खड़ा कर दिया और इसने दूसरे यूरोपीय देशों को भी, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, सबको इसी रास्ते पर चलने के लिए एक तरह से ललचाया। लेकिन कहानी सिर्फ मुनाफे पर खत्म नहीं होती। यहाँ एक और बहुत अहम पहलू है जिस पर यह विवरण जोर देता है। पुर्तगालियों का भारत आने का मकसद सिर्फ व्यापार और पैसा कमाना ही नहीं था। उनका एक छिपा हुआ लेकिन बहुत मजबूत इरादा था पूर्वी देशों में ईसाई धर्म का प्रचार करना, खासकर उन इलाकों में जहां इस्लाम का प्रभाव था। व्यापार के साथ साथ धर्म का प्रचार, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आमतौर पर तो व्यापारिक मिशन का फोकस सिर्फ आर्थिक लाभ पर होता है। पुर्तगालियों के साथ ऐसा क्यों था? हाँ, लेकिन पुर्तगालियों के लिए ना ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई थी। इसकी जड़ें थीं यूरोप में, खासकर पुर्तगाल और स्पेन में, मुसलमानों के साथ उनके सदियों पुराने झगड़े और दुश्मनी में। और हिंद महासागर का जो समुद्री व्यापार था उस पर भी सदियों से अरब व्यापारियों का दबदबा था। जो जानकारी है वो बताती है कि पुर्तगाली इस अरब व्यापारिक कंट्रोल को तोड़ना चाहते थे। अच्छा। वो सिर्फ व्यापार पर कब्जा नहीं करना चाहते थे, बल्कि इस्लाम के प्रभाव वाले इलाकों में ईसाई धर्म फैलाना भी अपना एक मिशन मानते थे। ये उनके लिए व्यापार के साथ साथ एक तरह का धार्मिक युद्ध, क्रूसेड जैसा था। ये तो एक अलग ही एंगल है। बिल्कुल। और उन्हें ये भी पता था कि ये जो नया रास्ता उन्होंने खोजा है, इस पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए और अरब या किसी और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सिर्फ व्यापार वाले जहाज काफी नहीं होंगे, उन्हें मिलिट्री ताकत चाहिए होगी। इसीलिए वो अपने साथ बेहतर हथियार, खासकर तोपें लेकर आए थे, जिन्हें वो अपने जहाजों पर लगा सकते थे। उनका इरादा सिर्फ शांति से व्यापार करने का नहीं था, बल्कि जरूरत पड़े तो ताकत का इस्तेमाल करके व्यापार पर अपनी मोनोपोली बनाने और उसे कायम रखने का था। अच्छा। और इसी सोच का सबूत है कि करीब 1501 में पुर्तगाली राजा मैनुअल प्रथम ने खुद को एक उपाधि दी, फारस, अरब और भारत के साथ नौ संचालन, विजय और व्यापार का स्वामी। ये टाइटल ही उनके इरादे साफ कर देता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये कई सारी चीजों के एक साथ आने की कहानी है। यूरोप में बदलती हुई अर्थव्यवस्था, सामंतवाद का कमजोर होना, पूंजीवाद का आगे बढ़ना, पुराने व्यापार मार्गों पर इटली का कंट्रोल, फिर तुर्कों की रुकावटें, बिल्कुल, नई तकनीकें, बेहतर जहाज, नक्शे, कंपास, तोपें, सही, पुर्तगाल और स्पेन के राजाओं का इंटरेस्ट और सपोर्ट, मार्को पोलो जैसे यात्रियों की कहानियों से जो एक कल्पना बनी पूर्व की दौलत की, वो लालच, वो लालच, वास्को द गामा की यात्रा से जो 60 गुना मुनाफे का सबूत मिला, और इन सबके साथ वो ईसाई धर्म फैलाने का धार्मिक जुनून और अरबों से पुरानी दुश्मनी, इन सब ने मिलकर ही पुर्तगालियों को अटलांटिक के रास्ते अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत आने वाले उस लंबे, अनजान और खतरनाक समुद्री रास्ते पर धकेल दिया। एकदम से कहा, ये सिर्फ व्यापार की तलाश नहीं थी, ये सत्ता की, धर्म की और एक बदलती हुई दुनिया में अपनी जगह बनाने की एक जबरदस्त कोशिश थी, जैसा कि हमारी सामग्री भी बताती है। तो आज हमने इस विवरण के जरिए ये समझा कि 15वीं शताब्दी की यूरोप में आखिर चल क्या रहा था, कैसे पूंजीवाद उभर रहा था, सामंतवाद पीछे हट रहा था और नई टेक्नोलॉजी आ रही थी। हमने ये भी जाना कि कैसे इटली की व्यापारिक मोनोपोली और फिर उस्मानिया सल्तनत के विस्तार ने पुराने रास्ते मुश्किल कर दिए, जिससे पुर्तगाल जैसे देशों को नए समुद्री रास्ते खोजने की जरूरत महसूस हुई और प्रेरणा भी मिली। वास्को डे गामा की उस ऐतिहासिक यात्रा की अहमियत को समझा, जिसने केप ऑफ गुड होप के जरिए भारत तक सीधा समुद्री रास्ता खोला। और ये भी साफ हुआ कि इस यात्रा के पीछे सिर्फ पैसा कमाने का ही मकसद नहीं था,
बल्कि उसमें राजनीतिक इरादे भी थे, जैसे अरबों का दबदबा तोड़ना, और धार्मिक उद्देश्य भी थे, जैसे ईसाई धर्म का प्रचार करना। बिल्कुल। और ये विवरण हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर छोड़ता है। हमने ये तो समझ लिया कि यूरोपीय और खासकर पुर्तगाली किन वजहों से और किन इरादों के साथ भारत के तट तक आ पहुंचे, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होता है। जब वो यहाँ आए तो उन्हें भारत कैसा मिला, उस समय भारत की राजनीतिक हालत क्या थी, सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी, क्या भारत वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था या कहानियों में सुना था? ये बहुत जरूरी सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन्हें अपना व्यापारिक और धार्मिक एजेंडा यहाँ लागू करने में आसानी हुई, या उन्हें यहाँ जो पहले से ताकतें मौजूद थीं उनसे टकराना पड़ा? भारत के किन राजाओं ने उनका स्वागत किया, किन्होंने उनका विरोध किया? वो कौन सी स्थानीय चीजें थीं जिन्होंने पुर्तगालियों को यहाँ पैर जमाने में मदद की या उनके लिए मुश्किलें पैदा की? ये सब जानना बहुत जरूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि भारत में यूरोपीय साम्राज्यवाद की नींव आखिर पड़ी कैसे और उसका आगे का रास्ता कैसा रहा। ये यकीनन आगे और गहराई से सोचने और समझने का विषय है। इस जानकारी भरे सफर में हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि यूरोपीय लोगों, खासकर पुर्तगालियों के भारत आने की शुरुआती कारणों और उस दौर की जटिलताओं को समझने में आपको मदद मिली होगी।